everyone, welcome to the channel Urban Vidya, the one-stop solution for all your studies-related problems, guys. Well, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे some important chemical compounds जो कि पार्ट है हमारे चैप्टर एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स का। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एसिड्स, बेसेस, सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज को देखा था, हमने सॉल्ट्स की फैमिलीज को पढ़ा था। अभी लास्ट जो रीसेंट लेक्चर था इससे जस्ट पहले, वहां पर हम लोगों ने NaCl के फॉर्मेशन पे लेक्चर को एंड किया था। सो NaCl का फॉर्मेशन इसीलिए पढ़ा क्योंकि वो हमारे जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं इनके फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। सो स्टार्ट करते हैं आज उन केमिकल कंपाउंड्स को डिस्कस करना। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज फॉर NaOH। फॉर NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करेंगे, बेकिंग पाउडर के बारे में बात करेंगे, देन वॉशिंग सोडा के बारे में बात करेंगे एंड इन दी एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस पे भी बात की जाएगी। तो इन सब बातों को अब स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे साथ ऑन द वर्चुअल व्हाइट बोर्ड, लेट्स बिगिन। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टाइटल डला हुआ है सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, और इसमें सबसे पहले हम लोग कास्टिक सोडा, जिसको हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में कॉमन नेम जिसका है, और केमिकल नेम जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि है एक एल्कली। सो ऐसा है कि जो इसका प्रोसेस है ना, उसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं फॉर्मेशन के बाद, जो एंड में मिलने वाले हैं, वो मिलने वाला है आपको क्लोरीन, और आपको मिलने वाला है यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलने वाले हैं, क्लोर फॉर क्लोरीन, एंड NaOH क्योंकि एल्कली है उसके लिए एल्कली, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस ये बोला जाता है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां पर ना ब्राइन तैयार करना होता है। अब ब्राइन कैसे बनता है? ब्राइन ऐसे बनता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बनाया जाता है। NaCl पानी में डिसॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद आप करते हो इलेक्ट्रोलिसिस। अब जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो ना, तो फिर रिएक्शन क्या होता है वो अब आपको यहां पर मैं दिखाता हूं और समझाता हूं। आइए जरा डिटेल में आप लोगों से इस पे बात की जाए। सो बेसिकली क्या होता है, यहां पर दो पार्ट्स में समझते हैं। ये जो NaCl है ना, इसको आप आयोनाइज करते हो, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है और ये Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो Na+ एंड Cl-। साथ ही साथ ये जो वाटर है, अब पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होते हैं, पार्शियली यहां पर सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आयोनाइज होते हैं टू फॉर्म H+ एंड OH- आयन। अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये जो Na+ है और OH- है, ये हो जाएंगे कंबाइन, और ये जो हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं ना, अपने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर जो लिक्विड होता है भाई, उसके अंदर होते हैं दो इलेक्ट्रोड्स जो कि डिप्ड होते हैं एक सोल्यूशन में। तो ये सोल्यूशन के अंदर क्या बचा रह जाता है? एंड प्रोडक्ट NaOH रह जाता है। ये Na और OH आपस में मिक्स होकर ये जो Cl- है ना, ये गैस के फॉर्म में लिबरेशन होता है इसका, और किस तरफ होता है? ऑब्वियस है ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाता है। ये जाता है आपके एनोड पर, ठीक है, ये एनोड पर जाता है। और ये जो H+ है ये आपका चला जाता है कैथोड पर। तो इस तरीके से हमको दो गैसेस मिल रही हैं, एक एनोड पे जाके कलेक्ट हो रही है क्लोरीन, और दूसरी जो है वो कैथोड पे जाके कलेक्ट हो रही है, वो है हाइड्रोजन। सो एट द एंड आपके पास यहां पर होते हैं तीन प्रोडक्ट्स। कौन कौन से? H2Cl2 एंड साथ ही साथ NaOH, जिसके लिए प्रोसेस आपने किया। सो आप जैसा देख रहे हैं कि कंप्लीट रिएक्शन जो है वो एक बार में अगर आपको देखना है तो ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस H2O अगर आप करते हो तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी आपको दो मॉलिक्यूल्स NaOH के मिल रहे हैं, Cl2 मिल रहा है और H2 गैस मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारा जो है वो एंड प्रोडक्ट हुआ इस रिएक्शन के बाद। अब हम आगे देखेंगे। वेल अब आगे इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर आता है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर पे लेके आने से पहले मैं आपको थोड़े यूजेस बता देता हूँ। एक एक करके सबके कुछ यूजेस बताता हूँ। आपको हाइड्रोजन का यूज बताऊंगा जो इसमें मिल रहा है, इसमें Cl2 मिल रहा है उसके यूज बताऊंगा। इसके बाद इन दोनों को मिक्स कर दो तो HCl बन जाता है, उसके यूज बताता हूँ। और फिर एट द एंड NaOH जो हमने यहाँ पर मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन किया था उसके यूज में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें यार। हाइड्रोजन वैसे ही बहुत पॉपुलर है यार, लिक्विड फ्यूल है, व्हाइट पेट्रोल बनाने में मदद करता है फॉर जेट प्लेन्स एंड रॉकेट्स, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल
है ना, तो वनस्पति घी बनाने के काम भी ये आता है। और इसके बाद करें तो कई सारे फर्टिलाइजर में इसका इंपॉर्टेंट योगदान है, तो हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। उसके साथ साथ ये एसिड्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जैसे HCl इससे बनता है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का तो यार बहुत कॉमन यूज है, आप जानते हैं, प्योरिफिकेशन। ठीक है, तो प्योरिफिकेशन में कहाँ यूज होता है, ये आपका प्योरिफिकेशन में यूज होता है जो आपके फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, RO UV के अंदर एक स्टेज जो होती है ये क्लोरिनेशन की भी होती है। जो नॉर्मल वाटर पंप करता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो भी वाटर को क्लोरिनेट करता है। स्विमिंग पूल के पानी को भी क्लोरिनेट किया जाता है। सो क्लोरीन की बहुत ज़्यादा डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त ब्लीचिंग पाउडर आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर कपड़ों को ब्लीच करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री उसे यूज करती है। इनफैक्ट ब्लीचिंग कई बार जो है फीमेल्स भी कॉस्मेटिक्स में यूज करती हैं, मेल्स भी कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, सो डैट कि जो उनका ये जो हेयर्स हैं, स्मॉल स्मॉल फाइन लाइन हेयर्स हैं, वो छुपा सकें। इसका गोल्डन टोन कर दिया जाता है, वो स्किन से मैच करता है, और अगर कुछ छोटे छोटे बारीक बारीक बाल होते हैं तो वो छुप जाते हैं। ठीक है, और कई लोग दाग धब्बे छुपाने के लिए भी यूज करते हैं इस क्लोरीन की प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग वगैरह का मैंने आपको यूज बता दिया अभी से, जो कि आगे भी हमारे काम आएगा, इसलिए इस पे इतनी बात कर ली। अब बात करते हैं H2 और Cl2 से मिलके आप HCl भी बना सकते हो भाई। HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले तो मैं बात करूं तो केमिकल्स वगैरह जो बनते हैं, एसिड बनता है HCl, वो कई सारी इंडस्ट्री में चीज़ों को गलाने के काम आता है, लेदर की टैनिंग वगैरह में भी काम आता है। एंड अगर इसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलाया जाए नाइट्रिक एसिड के साथ तो बनता है वहाँ एक्वा रीजिया। भाई अगर आप HCl और नाइट्रिक एसिड को 3:1 के रेशो में मिलाते हो तो एक ऐसा सोल्यूशन उत्पन्न करते हो जिसको अगर आपने गोल्ड डाला या प्लेटिनम डाला, इतने प्रेशियस मेटल्स अगर आपने डाले तो वो उनको डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्वा रीजिया बनता है भाई आपके HCl से। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री इसको बहुत यूज करती है, जैसा कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की। सो बेसिकली कॉस्टिक सोडा जो हम NaOH बना रहे थे उसके भी कुछ यूजेस बात कर लेते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट फॉर्मेशन में इसको हम यूज करते हैं। हम इसको यूज करते हैं डीग्रीजिंग करने के लिए भी, जैसे कहीं पर ग्रीस है, अब उस ग्रीस को हटाना है तो आप NaOH को वहां पर रब कर सकते हो, तो जो ग्रीस है वो अपनी जगह छोड़ देगा। वैसे ग्रीस इतनी आसानी से हटता नहीं है, लेकिन अगर आप NaOH को यूज करते हो तो वो इजीली वहां से हट जाता है। डाइज वाली इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जो चीजों को डाई करती हैं, वहां पर NaOH का बहुत यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री NaOH का बहुत यूज करती है। से मल्टीपल एप्लीकेशंस, ठीक है, मल्टीपल यूजेस। तो अब इस तरीके से वाइंड अप करते हैं NaOH को, और अब नई पोथी चालू करते हैं रिगार्डिंग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कौन सा है, क्या है, आइए ब्लीचिंग पाउडर को पहले सब्जेक्ट में लेके आते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सो ब्लीचिंग पाउडर ये रहा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CaOCl2 को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं केमिकली, और जनरली क्या बोलते हो, जनरली आप बोलते हो उसको ब्लीचिंग पाउडर। अब यहां पर ये फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन फॉलो करता है किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन को। सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन में निकलता है क्लोरीन। उस क्लोरीन को, Cl2 को हम कलेक्ट करके अगर स्टोर कर पाए और फिर या डायरेक्टली हम उसको वहां से क्लोरीन को यूज करते हैं और स्लैग्ड लाइम पर, दैट इज व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर पास कर देते हैं, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर, तो वहां फॉर्मेशन होता है CaOCl2 का और साथ में वाटर का। तो आप रिएक्शन यहां पर देख सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गिव्स यू CaOCl2 प्लस वाटर। तो ये वाटर वेपर के फॉर्म में चला जाता है। इसको अपन जनरली हैसन-क्लेवर प्लांट के अंदर प्रोसेस करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। हैसन-क्लेवर प्लांट कैसा प्लांट होता है, मैं आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया दे देता हूँ। आप ऐसा समझिए कि टनल होता है, जिगजैग टनल होता है, जैसे इंटेस्टाइन नहीं होती यूं इस तरीके से मुड़ी हुई होती है इंटेस्टाइन, तो वैसा ही कुछ ये यहाँ पर होता है। चलो मैं ड्रॉ करके भी तो बता सकता हूँ यार, ये तो भूल ही गया मैं। तो ये आप का ये देखिए भाई, हाँ जी, तो ये ऐसा टाइप का ना अपैरेटस होता है, ये ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे ना ये फनल टाइप का लगा हुआ है।
इधर से ना CaOH होल ट्वाइस पाउडर्ड फॉर्म में डाला जाता है। यहाँ पे लगे होते हैं शाफ्ट्स, कई सारे शाफ्ट्स लगे होते हैं। अब ये शाफ्ट यहाँ लगे हुए हैं, 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 ठीक है। और ये पूरा क्लोज्ड होता है। मैंने तो एक रफ डायग्राम आपको भी बना के यहाँ बता रहा है। तो अभी क्या होता है, ये ऐसा ऐसे 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 ना इसके अंदर ब्लेड्स लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? ब्लेड्स लगी होती हैं। मतलब आप समझ जाना, आप हर जगह ब्लेड लगी होंगी, ये ऐसी ब्लेड हर जगह लगी होंगी। ये पूरी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ऐसी ब्लेड्स लगी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से CaOH होल ट्वाइस यहाँ से गिरता है और यहाँ से ना हम लोग इसको Cl2 सप्लाई करते हैं, क्लोरीन गैस सप्लाई करते हैं। तो ये ऊपर की तरफ जाती है गैस, पाउडर नीचे की तरफ आता है ब्लेड्स के थ्रू। और ब्लेड्स के दो काम है, एक तो पाउडर को नीचे भेजना और दूसरी बात गैस को प्रॉपरली इसमें मिक्स करना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पर एक हर जगह एक छोटा सा यहाँ होल होता है, ये यहाँ से। तो जो H2O है वो वेपर के फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है, ये यहाँ से एग्जिट होता जाता है हर समय। और ये जो हमारी क्लोरीन गैस रिएक्ट कर लेती है किसके साथ? पाउडर्ड CaOH होल ट्वाइस के साथ। वो बनाती जाती है यहाँ पर ये CaOCl2, जिसको हम बोलते हैं हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इट इज फॉलोड बाय व्हाट आई एम सेइंग, NaOH का जो प्रोडक्शन होता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस, वहां से क्लोरीन आता है। और ये अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको पाउडर्ड फॉर्म में डाला, मिक्स किया प्रॉपरली क्लोरीन के साथ, एंड वी गॉट दिस ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर कैसा है, क्या प्रॉपर्टीज है, जरा उसकी देखें। इसका कलर और स्टेट क्या है? इट इज येलोइश व्हाइट पाउडर, येलोइश व्हाइट पाउडर है ये। और एक्शन ऑफ एयर, एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसके साथ अगर आपने ब्लीचिंग पाउडर को एक्सपोज कर दिया तो वहां पे CaCO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। और आपको क्लोरीन का एक जो फ्रेगनेंस बोलो, वो फ्रेगनेंस, वो ऑर्डर आपको वहां पर महसूस होगा अगर आपने ब्लीचिंग पाउडर को ऐसा ओपन छोड़ दिया तो, ठीक है। इसलिए इसे प्रॉपरली आपको सेव करके रखना होता है। अभी यहां पर बताता हूं कि काम कैसे करता है। काम कुछ इस तरीके से करता है ये कि CaOCl2 हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ डीकलराइज करते हैं चीजों को। डीकलराइज का प्रोसेस किस तरीके से होता है? वो होता है कि जो ये CaOCl2 के अंदर, रुकिए मार्कर से कलर दूसरा लेके आता है, चलिए। तो ये जो CaOCl2 है ना, इसका Cl2 रिलीज हो जाता है, इसका Cl2 रिलीज होता है। कब रिलीज होता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो ये Cl2 रिलीज होता है तो इधर से बनता है अवेलेबल क्लोरीन। क्या बनता है? अवेलेबल क्लोरीन। तो ये अवेलेबल क्लोरीन जो होता है ना, ये जाता है कलर्ड सब्सटेंस के पास और उसको अपनी जगह छोड़ने को मजबूर कर देता है। तो क्योंकि ये क्लोरीन वहां पर डीकलराइजिंग का काम कर रहा है, तो इसे बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन, मतलब अवेलेबल फॉर डीकलराइजिंग। अभी यहां पर आप ये देख रहे हो कि ये Cl2 इस CaO से अलग हो रहा है। कैसे अलग होगा, कौन से रिएक्शन से अलग होगा? तो मैं उस रिएक्शन के बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगा। हम यहां पर CaOCl2 का रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, मतलब यहां पर हम एसिड के साथ CaOCl2 को रिएक्ट कराते हैं। तो भाई CaOCl2 को रिएक्ट कराया हमने यहां पर HCl के साथ, ठीक है। HCl के साथ रिएक्ट जब आप कराओगे तो यहां पे रिएक्शन क्या होने वाला है, आपको उसे ध्यान से देखना चाहिए। सो रिएक्शन होने वाला है CaCl2 यहां बनेगा और साथ में मिलेगा मुझे H2O और मिला मुझे ये क्लोरीन। तो ये जो क्लोरीन है ना, ये अवेलेबल क्लोरीन है। और ये कहां से आया है? ये यहां से आया है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये Ca के बगल में अभी भी Cl2 है, तो भाई ये इस वाले HCl से आया है। देखो यहां पर मैं 2 लगा रहा हूं बैलेंस करने के लिए। सो यहां से ये 2 Cl के जो एटम्स हैं वो इस Ca के साथ जाके रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे CaCl2
और ये जो इसका O है ये यहां पर इस H2 के साथ मिलके बनाएंगे H2O। तो ये पूरा यहाँ पर मैंने इसका आपको एक्शन बताया किस तरीके से ब्लीचिंग करता है। आपने CaOCl2 को HCl के साथ प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऐड किया, ठीक है। अब HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको कपड़ों को डीकलराइज करना है तो बहुत ज़्यादा डालोगे तो जल जाएंगे भाई। तो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में आपको इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप रिएक्शन देख रहे हो, यहाँ पर CaCl2 बन रहा है। Ca के पास जो Cl2 आ रहा है वो HCl के मॉलिक्यूल से ब्रेक होकर आ रहा है। जो उसके पास खुद का Cl2 था वो फ्री क्लोरीन हो जाएगा और ये अवेलेबल क्लोरीन बन के काम करेगा और सीधा अटैक करेगा आपके उस कलर पे जहां पे आपको डीकलराइज करना है, ठीक है ना। अभी ये पेपर इंडस्ट्री में, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो, पेपर इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो, जहां भी आप यूज कर रहे हो, आप डीकलराइजिंग का जहां भी आप काम कर रहे हो तो ये क्लोरीन वहां पे जाकर डीकलराइजिंग इफेक्ट करता है। सो आप देखिए हाउ इज ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक डन। ये लिखा भी हुआ है, द फैब्रिक टू बी ब्लीच्ड इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड इज पास थ्रू अ tank containing dilute HCl or H2SO4 solution. The chlorine liberated bleaches the fabric. The excess of chlorine is removed by passing the fabric through an anticolor which removes chlorine, such as sodium thiosulfate or sodium sulfite solution. The fabric is finally washed freely and the fabric is finally washed freely with water and dried. तो इस तरीके से ब्लीचिंग की जाती है। सो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमको बढ़ना चाहिए आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेट्स चेक इट। ओके, सो जो अब नेक्स्ट है वो है बेकिंग सोडा। अब हम बेकिंग सोडा पे बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर बेकिंग सोडा दिख रहा होगा। सो बेकिंग सोडा बेसिकली होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो NaCO3 का फॉर्मेशन अपन करते हैं सोलवे मेथड से। सोलवे मेथड किस तरीके का मेथड है अब मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल में क्या क्या चाहिए वो आप सुन लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 चाहिए। आपको यहाँ पे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है, NaCO3 बनाना है तो क्या क्या चाहिए। आपको वहां पे चाहिए सबसे पहले कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोगों ने प्रोसेस के बारे में लास्ट टाइम बात की थी कैसे बनता है। और साथ में हमको चाहिए पानी ऑफ कोर्स, और चाहिए हमको कैल्शियम कार्बोनेट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ हमको चाहिए अमोनिया। तो ये चार चीजें हमको चाहिए पड़ेंगी और इनको रिएक्ट कराकर जो है हम यहां पर बना देते हैं अपना सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा में थोड़ा सा डिफरेंस है जो इस पूरे डिस्कशन के एंड में आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। वैसे मैं आपको एक चीज क्लियर ये करना चाहूंगा कि CaCO3 का नाम लिया, लेकिन क्या देख रहा हूं मैं और आप भी, आप ये देख रहे हैं कि ये NaCl है, H2 है, CO2 है और ये अमोनिया है। आपने बोला था कैल्शियम कार्बोनेट की भी जरूरत है। क्या जरूरत है भाई, जब ये रिएक्शन में तो है नहीं इन्वॉल्व, फिर काहे की जरूरत है। तो मैं जरूरत तुम्हें बता देता हूं। बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट पिक्चर से थोड़ा बाहर अलग चल रहा होता है। इसको अपन ना करते हैं हीट, इसको हीट करते हैं तो ये दो चीजें देता है, एक तो CaO देता है और एक CO2 देता है। ये CO2 जो है ना, ये मैं लेके आता हूं इस रिएक्शन के अंदर। तो बेसिकली CaCO3 का जो काम है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने का काम है। सो अपन ने यहाँ पर NaCl लिया, नमक लिया, पानी, नमक और पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है भैया, पिछली बार भी बनाया था आपने ब्राइन। जो आप लोगों ने NaOH पढ़ा था प्रोसेस, अभी NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वहां आपने ब्राइन बनाया था, वैसे ही ब्राइन यहाँ पे रहता है। तो NaCl और H2 मिक्स होते हैं।
CO2 आपको मिल जाता है कहाँ से, ये लेके आए अपन लोग, यहाँ पर एक भट्टी चल रही होती है जहाँ पर ये हीट हो रहा होता है, वहां से CaO और CO2 निकलता है, और CaO तो वहीं पाउडर फॉर्म में पड़ा रहता है, CO2 है गैस, उसको अपन लोगों ने ये इस प्लांट में लेके आ गए, अपन बेकिंग सोडा बनाने वाले प्लांट में जहाँ सोलवे मेथड चल रहा है, और ये अमोनिया गैस अपन लोगों ने वहां पर दे दी। अब ये सब कुछ मिक्स होके यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं, एक तो कंपाउंड NH4Cl और दूसरा कंपाउंड NaHCO3। सो NH4Cl इज अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3 इज आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये अपन लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेशन इसका देख लिया, समझ लिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखें। कलर एंड स्टेट, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एक्शन ऑफ एयर, इट इज स्टेबल इन एयर। अच्छी बात ये है कि ये एयर में स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर में नहीं है ये, एफ्लोरेसेंस इफेक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अब हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब समझ रहे हो ना, मॉइस्चर बहुत जल्दी गेन करना और पानी में कन्वर्ट होना चालू हो जाना, तो ऐसा यहाँ पर एक्शन इसका जो है बेकिंग सोडा का इतना इंस्टेंट नहीं है, ठीक है। मॉइस्चर के हर पाउडर के लिए थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है जैसे नमक वगैरह है, NaCl है, वो हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, ये वैसा हाइग्रोस्कोपिक नेचर में एक्चुअल में तो नहीं होता है। देन solubility in water, it is sparingly soluble in water. The solution of alkaline is alkaline in nature. The solution is alkaline in nature due to salt hydrolysis. तो भाई ऐसा है कि भाई आप इसको ना पानी में जब मिलाते हो स्पेरिंगली सॉल्युबल, ऑब्वियस है ये थोड़ा सा व्हाइटिश कलर देगा, मिल्की कलर आपको देगा, क्योंकि प्रॉपरली पूरा सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। और साथ में आपको क्या बताया, ये एल्कलाइन इन नेचर है। एल्कलाइन इन नेचर ऑब्वियस है, आप जानते हो भाई ये क्या है, NaHCO3। सो NaHCO3 जो है ये वाटर के प्रेजेंस में जाकर जो है NaOH बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, तो ये एक एल्कलाइन कंपाउंड बनाता है, तो दिस इज एल्कलाइन इन नेचर। तो अभी देखो ना यार, यहाँ पर दिख भी रहा है आपको, NaHCO3 पानी में जाके बना रहा है NaOH और साथ में आपका कार्बोनिक एसिड। अब आप बोलोगे सर यहाँ एसिड भी बन रहा है, यहाँ पर ये आपका बेस भी बन रहा है, तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि ये एल्कलिक है नेचर में, एल्कलाइन है नेचर में? बेटा इसलिए बोल रहा हूं मैं कि एल्कलाइन है नेचर में, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोनिक एसिड जो है ये वीक एसिड है, तो भाई चलेगी किसकी नेतागिरी? तो भाई स्ट्रॉन्ग वाले की चलेगी, इसीलिए ये बेसिक इन नेचर कहलाता है, ठीक है। तो अभी आप आगे आ जाओगे अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पे, एक्शन ऑफ हीट। जब आप इसको हीट देते हो तो ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है वॉशिंग सोडा, ये उसमें आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। देखो मैंने अभी इस पे स्टार मार्क कर दिया भैया, स्टार मार्क कर दिया, ये स्टार। अगला जो आपका कंपाउंड है वहां पे काम आएगी ये प्रॉपर्टी। जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हो या इसके एक्वस सॉल्यूशन को बॉईल करते हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, ठीक है। क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है, और साथ में आपको यहां बन जाता है Na2CO3, और Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट से बनता है वॉशिंग पाउडर निरमा। दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, वॉशिंग पाउडर निरमा। हाँ अभी वही बनाएंगे अपन। तो चलो आगे क्या चलने वाले हैं भाई अपन, अब आगे चलने के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पॉइंटर नीचे लेके आनी पड़ेगी मेरी शीट को। ओके सो अब क्या देख रहे हो? अब आप ये देख रहे हो कि एक्शन ऑफ एसिड्स रिएक्ट्स विद एसिड्स लाइक HCl, H2SO4 एक्सेट्रा टू गिव आउट CO2 with brisk effervescence। तो NaHCO3 को अगर आप HCl के साथ मिलाते हो तो यहां बन रहा है NaCl, H2O और CO2। तो भाई सिंपल है ना यार, ये आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में पढ़ाया भी था मैंने, है ना, मुझे अच्छे से याद है। इसी चैप्टर में पढ़ा था अपन लोगों ने कि सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो यही प्रोडक्ट बनाते हैं, NaCl सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपने पूरी प्रॉपर्टीज इसकी देख ली है, ठीक है। तो अभी इसके कुछ यूजेस के बारे में बात कर ली जाए। इसके यूजेस जो हैं वो क्या हैं? एक तो हम इसको यूज करते हैं वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए, अभी आपको मैंने बता ही दिया, वो स्टार मार्क करा हुआ है।
दूसरा बेकिंग इसको इसलिए सोडा बोलते हैं क्योंकि बेकरी आइटम्स, बिस्किट हुए, केक हुए, वहां पर हम NaHCO3 यूज करते हैं। लेकिन याद रखना, NaHCO3 प्योरली यूज कर लोगे तो अल्कलाइन होने के कारण नेचर में ये वहां पर बिटर टेस्ट दे देता है। इसीलिए बेकिंग सोडा यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बना के। अब बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा ऑब्वियस है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अल्कली NaHCO3 है। हम इसके साथ एक माइल्ड एसिड यूज करते हैं, वीक एसिड यूज करते हैं, सिट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, सिट्रिक एसिड को हमने यहाँ पर यूज कर लिया। मतलब कैसे यूज किया सिट्रिक एसिड और ये अपना NaCO3, इनको अपन प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर जो ये मिक्सचर होता है और भी कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे मिलाए जाते हैं, तो उसको हम अपने बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। अब ये कैसे काम करता है मैं समझाता हूँ। भाई आपने अभी पढ़ा कुछ देर पहले ये रिएक्शन की, ये आपका NaHCO3, ठीक है, जब आप इसके ऊपर हीट करते हो तो यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है? अब यहाँ पर एक सेकेंड, ये मेरा पेन कहाँ गया? हाँ। आप यहाँ क्या देख रहे हो कि जैसे ही आप ये NaHCO3 को आप हीट करते हो, तो आप कहाँ हीट करते हो भाई इसको? आप इसे हीट करते हो माइक्रोवेव्स में, आप इसे ओवन में हीट करते हो, बेकरी प्रोडक्ट्स वहीं तो बनते हैं। तो जब आप हीट करते हो ना, तो वहां पर ना ये CO2 लिबरेट करता है। जब ये CO2 लिबरेट करता है ना, तो ये डो को ऊपर लेके जाता है। तो डो को जब ये ऊपर लेके जाता है तो वहां पे होल्स बन जाते हैं और वो होल्स में एयर फिल हो जाती है। इस कारण से आपके बेकरी प्रोडक्ट्स स्पॉन्जी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये स्पॉन्ज देने के लिए वो जो एक मैट फिनिश अंदर होती है, जाली टाइप की फिनिश, वहां पे मैश फिनिश वहां पे होती है ना, वो इसी वजह से होती है क्योंकि वहां पे ना जैसे ही आप हीट करते हो तो CO2 जो है ना वो बाहर निकलता है, और वो बाहर निकलता है जिस रास्ते से, वहां पे वो मैश बनाता चलता है। तो इसीलिए बेकरी प्रोडक्ट्स में हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब वो टेस्ट उसका खराब ना हो उसके लिए वहां पर ना न्यूट्रलाइजेशन के लिए कौन प्रेजेंट होता है? वही अपन ने माइल्ड एसिड जो बोले, वो वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको मैंने एक समझा दिया प्रोसेस। अभी फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये फायर को एक्सटिंग्विश करने में बहुत हेल्प करती है। तो क्या करा जाता है यहाँ पर एक्चुअल में, मैं बता दूं आपको। ये आपका ना सिलेंडर हुआ, अरे रेड कलर से बनाना था सिलेंडर, ठीक है, ये इसका नोजल हुआ। ठीक है, ये यहाँ पर अपन ने एक कांच का वेसल अंदर फिट करा हुआ है। ठीक है, सपोज करना ये सब मेरी काल्पनिक कहानियां हैं, वास्तविकता में इनके जैसा कुछ सचमुच होता है, लेकिन सब कुछ एग्जैक्टली ऐसा दिखता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू रफ आइडिया। तो ये नोजल आप जैसे खींचते हो ना, तो नोजल जब खींचते हो तो ये अपैरेटस टूटता है। आपको पता है इस अपैरेटस में क्या है? इस अपैरेटस में है एसिड, ये है आपका HCl, HCl है यहाँ पर। ठीक है, और यहां पर क्या है? यहां पर है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा NaHCO3 ये है यहां पर। अब ये NaOCO3 और HCl जो है ना वो मिक्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आपने नोजल यहां पर इसको खींचा, नोजल खींचा तो ये ब्रेक होगी, ये ब्रेक होगी तो अभी दोनों सेपरेटेड थे, अब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। अब ये जैसे ही मिक्स होंगे वैसे ही यहां पर गैस बनेगी, और उस गैस के लिए आप यूं एक दूसरे नोजल के थ्रू बाहर जहां पे आग लगी है वहां इस गैस को छोड़ दोगे और ये फायर एक्सटिंग्विश कर दी। लाइम सोडा फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इसको, ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर इस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली आप समझ गए एक और आपके इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स को, NaHCO3 को। ठीक है, सो आई होप आपको ये बात अभी तक की जो मैंने की है वो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे, अपने वॉशिंग पाउडर पे बात करते हैं। सो नेक्स्ट है वॉशिंग पाउडर। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अपॉन वॉशिंग पाउडर। तो वॉशिंग पाउडर नहीं, पहले वॉशिंग सोडा देखो। सो बेसिकली वॉशिंग सोडा जो होता है ना, वो होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा।
इसके ऊपर पीडीएफ में कुछ ज्यादा है नहीं इंफॉर्मेशन मेरे पास, तो मैं इसको यहाँ इस व्हाइट बोर्ड के जरिए ही सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले NO2CO3.10H2O ये है इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। कॉमन नेम वॉशिंग सोडा है, और केमिकल जो इसका नेम है वो क्या है, वो है इसका सोडियम कार्बोनेट। साथ में 10 हैं तो इसलिए डेका, और H2O है इसलिए हाइड्रेट, तो डेका हाइड्रेट। ये जो 10 मॉलिक्यूल्स यहां पर दिख रहे हैं इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और भी केमिकल कंपाउंड्स में आपको देखने को मिला होगा और आगे अभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का रोल बताता हूँ। जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपका डिटर्जेंट पाउडर होता है, वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस 10H2O, ये 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के कारण ही होता है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि गीले होते हैं, एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं किसको, आपके सोडियम कार्बोनेट को। तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर आपको कैसे मिलता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, सोल्वे मेथड से ही बनता है ये। इसका प्रोसेस कुछ अलग नहीं है। आपको NaHCO3 मिलेगा, उसको आपको उसे हीट करना है, और हीट करना है कुछ इस तरीके से कि आपको वहां पर H2O CO2 अलग हो जाए और Na2CO3 मिल जाए। अब Na2CO3 ये देखो यहाँ पर मिला भी हुआ है आपको, यहाँ पर ये कहाँ लिखा हुआ है, ये मिला है, ये Na, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ट्वाइस ऑफ NaCO3, हीट होने के बाद आपको Na2CO3 मिला, H2O मिला, CO2 मिला। अभी ये जो मिला है ना, ये आपको सोडियम कार्बोनेट मिला है, लेकिन अभी भी डिटर्जेंट अगर बनाना है तो क्या करा जाता है, ये जो आपको Na2CO3 मिला है इसको बोलते हैं एनहाइड्रस। कैसा बोलते हैं, एनहाइड्रस। सो एनहाइड्रस Na2CO3, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। सो ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिला आपको हीटिंग करके। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको ना इसको पानी में डिसॉल्व करना होता है प्रॉपर अमाउंट में, सो दैट ड्राई होने के बाद Na2CO3.10H2O वहां पर आपको रिजल्ट मिले और आपको वॉशिंग सोडा मिल जाए, ठीक है। वॉशिंग सोडा मिल जाए तो Na2CO3.10H2O वहां पे आपका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। हीट किया, एनहाइड्रस बनाया, फिर उसमें प्रॉपर अमाउंट में पानी मिलाया, सच दैट Na2CO3.10H2O बने, और ये जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है तो बन जाता है क्या, आपका वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा की कुछ प्रॉपर्टीज पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सब जानते हैं प्रॉपर्टीज के लिए कि भाई ये व्हाइटिश कलर का लिक्विड होता है, क्रिस्टल फॉर्म में दिखता है, ठीक है। अगर आपने इसको हीट किया तो ये पाउडर बुरक जाएगा, मेंदे की तरह जो है ये अपना क्रिस्टल शेप छोड़ के पाउडर फॉर्म, एकदम चिकना पाउडर वहां पे बन जाएगा, ठीक है। अब एक्शन ऑन एयर की बात करते हैं। एयर के साथ क्या होता है, अगर Na2CO3.10H2O को आपने एक्सपोज कर दिया एयर में, तो ये बचेगा Na2CO3, एक H2O बचेगा, एक H2O बचेगा, बाकी 9 H2O चले जाएंगे कहां पर, एयर के साथ चले जाएंगे। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एफ्लोरेसेंस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, एफ्लोरेसेंस रिएक्शन। तो भैया आपको इसे नमी से बचाना होगा, एयर से बचाना होगा, वरना आपका पाउडर जो है वो खराब हो जाएगा, काम का नहीं बचेगा, ठीक है। ये आपने देख लिया। आगे एक्शन ऑफ हीट क्या है, हीट करोगे तो ये जो 10H2O मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, ये चले जाएंगे। हीट करने पर Na2CO3 जो है वो एनहाइड्रस बन जाएगा, ठीक है। वापस उसके 10 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चले जाएंगे। अब क्या आती है प्रॉपर्टी, अब आती है कि एसिड्स के साथ क्या करेगा। ये एसिड्स के साथ आप जानते हो एसिड्स में प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि वहां पर मिलेगा आपको सॉल्ट NaCl, H2O मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा वहां। अब आप बोलोगे कि NO2CO3 यानी कि जो अपना ये वॉशिंग सोडा है, इसको अगर आपने पानी में मिलाया, एक्सेस ऑफ वाटर में मिलाया, तो क्या होगा। एक्सेस ऑफ वाटर में जाकर ये बनाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड तो वीक है, NaOH स्ट्रॉन्ग एल्कली है, तो ये बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा आपके सामने, एक बेसिक सॉल्यूशन वहां पर ऑब्टेन होगा। सो इस तरीके से आपने इसके प्रिपरेशन को प्रॉपर्टी से समझ लिया। यूजेस क्या है, लॉन्ड्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है, सोप्स डिटर्जेंट बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ऐसे कई सारे मल्टीपल इसके यूजेस हैं, आप यूजेस को और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।
सोर्स तो आप जानते ही हैं, गूगल बाबा जिंदाबाद। अब अपन बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पर। अगला और अंतिम टॉपिक है कौन सा, चलिए उसको पिक्चर में लेके आए। दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। So finally welcome you all to the last topic of this chapter and of this video, of course, plaster of Paris। नाम में झलकता है विदेशीपन। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, आइए इसका नाम ये क्यों पड़ा, मैं इन सब पे बात करूंगा। सबसे पहले पेरिस नाम क्यों पड़ा। पेरिस नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले जिप्सम जो कि फाउंड किया गया था वो पेरिस में फाइंड किया गया था, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। अब जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या डिफरेंस है उसे समझाता हूं। तो फॉर्मूले का डिफरेंस है। आप यहां पर देखेंगे कि जिप्सम जो होता है ना वो होता है आपका CaSO4 कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ये होता है जिप्सम, इसे बोलते हैं आप जिप्सम, ठीक है। ये जिप्सम को प्रॉपरली हीट करेंगे। क्या करेंगे, इसे प्रॉपरली हीट करेंगे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एट अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक स्पेशल किल्न होता है, उसके अंदर ओवन टाइप की चीज समझिए, उसमें इसको हीट करोगे आप, ठीक है। ज्यादा हीट नहीं करना है, फॉर अ सर्टेन टाइम आपको हीट करना है। क्यों करना है सर्टेन टाइम, सो दैट यहां पर जो ये आपका कैल्शियम सल्फेट था CaSO4, ये ना हाफ H2O के साथ बचे। अभी देखो इसको बोलते कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट क्योंकि यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, एंड दिस इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये हो गया कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये आपका जो है, आपने जिप्सम को जब हीट किया अंडर सर्टेन कंट्रोल्ड कंडीशन, तो ये आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब लूज कर देता है अपना जिप्सम, उसके बाद ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। पाउडर फॉर्म में इसको अपन लोग बना लेते, तैयार कर लेते हैं। और ये काम कैसे करता है, आप इसमें ना पानी मिलाते हो जब आपको कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनाने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे अच्छा यूज तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने देखा होगा आपके घरों की सीलिंग्स जो है वो इससे बनी होती हैं। इनफैक्ट गणेश जी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए होते हैं, जिनको यूज करना प्रेफर नहीं कर रहे हैं आजकल हम लोग एनवायरमेंट की दृष्टि से। हम लोग मिट्टी के गणेश आजकल एडवर्टाइज कर रहे हैं कि भाई हमें वही यूज करना चाहिए। कैंपेन सा चला हुआ है कि नहीं भैया गणेश जी तो मिट्टी के ही बनाने हैं। उसके पीछे रीजन वही है कि डिकम्पोज नहीं होता है ये प्रॉपरली। तो इस कारण से जैसे कि मिट्टी है वो नेचर में जाके, नेचर से आई है नेचर में चली जाएगी, लेकिन ये अगर नेचर में वापस जाता है तो दिक्कत देता है, क्योंकि ये हमारी लैंड की फर्टिलिटी और इन सब चीज़ों को ख़राब करता है, स्पेस को, हमारे एनवायरनमेंट में स्पेस घेरता है। तो इसी कारण से खैर इस चीज़ को आपको याद रखना है कि आपको मिट्टी गणेश यूज़ करना है, नॉट प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ भी हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। टॉयज़ बनते हैं इससे कई तरीके के, और कई सारी ज्वेलरी बनती है। और तो और आपने अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है जिस पर मैं बात करूंगा वो है कौन सा, वो है हमारे घर की सीलिंग। हमारे घर की सीलिंग बनती है, डिजाइन्स बनती हैं, तो वो कैसे बनती हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बहुत ही फाइन पाउडर्ड आपके पास मटेरियल आप लेके आते हो, उसमें पानी मिलाते हो। पानी जब आप मिलाते हो तो ये जो हाफ H2O है ये वापस 2H2O अक्वायर कर लेता है पानी मिलने के बाद। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है वो डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसे थोड़ी देर सूखने दोगे आप तो वो हार्ड हो जाता है। जैसे कि सीलिंग पर डिजाइन वगैरह बनाते हो उस वक्त वो सॉफ्ट होता है, उससे में आप इजीली कार्विंग कर लेते हो, और उसके बाद फिर वो सॉलिडिफाई होने के बाद बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अभी इसके रिगार्डिंग इसके यूजेस वगैरह आपको दिए हुए हैं। अच्छा एक और बात, आप बोलोगे हाफ H2O क्या मतलब है। हाफ H2O का मतलब ये है, मैं इसको भी बता देता हूं कि CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल एक H2O मॉलिक्यूल को शेयर करता है, ठीक है। एक्चुअल में हाफ वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है वो तो सेंसिबल ही नहीं है, लेकिन एक CaSO4 के पास ऑन द शेयरिंग बेसिस कितना मॉलिक्यूल कहलाया,
हाफ कहलाया। इन एक्चुअल लेकिन क्या प्रोसेस होता है कि एक H2O को कौन शेयर कर रहा होता है, दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स उसे शेयर कर रहे होते हैं। देखो ज्यादा हीट कर दोगे ना इसके फॉर्मेशन के टाइम पर, अगर ये पूरे चले गए तो ये एनहाइड्रस पाउडर बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट का, काला पड़ जाएगा, जिसको हम डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं। और एक बार ये डेड बर्न प्लास्टर अगर बन जाता है तो फिर पानी मिलाने के बाद भी ये ना 2H2O एक्वायर नहीं करता है और हार्डनेस इसमें नहीं आती है। सो इसीलिए इसका थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना है। एक और बहुत ज़्यादा यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपने सुना होगा, हड्डी टूट जाती है तो फिर प्लास्टर लगता है, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। सो सबसे पहले यूजेस में देखिए वही लिखा है, इन मेडिकल साइंस इट इज यूज्ड फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन एंड इन मेकिंग कास्ट इन डेंटिस्ट्री। बत्तीसी बनाने के काम भी आता है, डेंटिस्ट्री के लिए ये काम आता है। इन मेकिंग टॉयज, कास्ट फॉर स्टैच्यूज, डेकोरेटिव मटेरियल, ज्वेलरी एंड कॉस्मेटिक्स, इन मेकिंग द सरफेस स्मूथ दैट इज फॉर वॉल, सीलिंग एक्सेट्रा। तो हम ये सारे यूसेस अभी बात कर चुके हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये अपन लोगों ने सारी कहानी अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है। आई होप आप सबको मेरे ये सारे लेक्चर्स अच्छे समझ में आए होंगे, स्पेसिफिकली ये वाला तो समझ में आया होगा। सो वेल आप लोगों को आज फीडबैक में ज़रूर ये बताना है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट, मेरा फर्स्ट टाइम ऑन पेंटैब मैंने जो ये पढ़ाया, ये क्लास आपको कैसी लगी, अच्छे से समझ आई या नहीं आई, क्या आपको एक्चुअल बोर्ड पे पढ़ना अच्छा लगता है या आपको इस वर्चुअल बोर्ड पे पढ़ना अच्छा लगता है। आई एम टॉकिंग इन वीडियो ओनली। ऑफलाइन में तो ऑफ कोर्स हम लोग जो ऑर्डिनरी बोर्ड है उसे यूज करेंगे, लेकिन जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उन वीडियोस में आपको डिजिटल बोर्ड्स का यूज आगे देखना है, ये वर्चुअल बोर्ड का यूज आगे देखना है, या जो रेगुलर बोर्ड पे हम लोग पढ़ते थे वैसा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप लविंग। दुआओं में हमारे चैनल को ज़रूर याद रखना।